मांग का थोड़ा सा लगा वो और आप असर हो गए। जालपा उधार भी देगा तो सूद तो दे लगा ही लेगा। सूद यानी ब्याज। सूद किसको कहते हैं? ब्याज को। उधार भी लेगा तो क्या लगा लेगा? ब्याज लगा लेगा। रमानाथ तो लौटा दूं, एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो या न लेना हो। लेना हो तो लौटा, न लेना हो तो लौटा दो। मोह और दुविधा में न पड़ो। ये दुविधा इसलिए है कि वो सराप आया था, उसके गहने अब सब लेने या नहीं लेने। उनका मन तो हो रहा है लेकिन पैसे नहीं है, तो आके देखते हैं क्या करते हैं, गहने लेते या नहीं लेते। रमानाथ तो लौटा दो, एक बार चटपट तय कर डालो, लेना हो तो लेना हो ले लो, लेना हो तो ले लो, न लेना हो तो लौटा दो। वो और दुविधा में ना पड़ो। वो दुविधा दो स्थितियों के बीच फंस जाते हैं, यस या नो की स्थिति दुविधा। जालपा को ये स्पष्ट बातचीत उस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी, इनकार करना उसका काम था। रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। रामेश्वरी की और लालायित नेत्रों से देखकर बोली, लौटा दो। रात दिन के तकाजे कौन सहेगा? तकाजे लोगों की बातें बोल रहे, मारवाड़ी में कहते हैं रात दिन कौन सहेगा। लेकिन रमानाथ का जालपा का आंतरिक मन क्या कह रहा है? देने दे लिए जाए, केवल दिखावे के लिए मना कर दिया। वो केशव को बंद करने की वाली थी कि रामेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से उसकी साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वो उसे उतारना चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है, अम्मा तो पहने रहो। जालपा के लिए लाया था, उसकी मां ने पहन लिया। ज्यादातर झगड़े घर में कहला की कहानी ये होती, सास और बहू। जिनके आगे उसके जेलों नहीं आए तो अच्छे। मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। रामेश्वरी की आंखें सजल हो गई, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जीवन भर गहनों के लिए महिलाएं लालायित रहती है और बेटे ने अपनी मां को गहने भेंट किए। सो लालसा आज तक पूरी न हो सकी। बात रमा की मात्र भक्ति से पूरी हो रही थी, लेकिन क्या वो अपने प्रिय पुत्र पर रण का इतना भारी बोझ रख देगी? वो अभी बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य क्या न जाने रुपए जल्द हाथ आए देर में। दाम भी तो नहीं मालूम, अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहां से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे। लोगों की बातें तकाजे। ले जाओ, लौटा दो। माता का अवकाश मुक्त देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वो अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी नहीं कर सकेगा? ये दुविधा की स्थिति होती है कि मां का चेहरा उदास देखे या कहने लाए। लेकिन कैसी परिस्थितियां हो, प्रेमचंद कहता है कर्ज से जीना तो अच्छा है, उन ज्ञानों के बिना ही जी लें। माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तो इसकी चिंता मत करो। रामेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही हो कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। मां को देख पत्नी नाराज और नहीं ले तो दोनों नाराज। तू जान फंसा हुआ, इसलिए कर्ज देके पहले कर्ज का छुटकारा है, लेकिन गहने चोरी किए, आज नया कर्ज भी ले लिया। रामेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी, न ज्यादा खुश न ज्यादा नाराज। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी ये कंगन ले ना ले, मेरा कंगन पहले लेना। बहू को अच्छा नहीं लगा, इसमें रामेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ बहू। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था वो पहन चुकी है, जरा तुम पहनना देखो। ये सास बहू के ज्यादातर झगड़े होते हैं, और आप भी कभी सासू बनो बहू बनो तो सासू मां के गहने नहीं लेने। अगर बहू हो तो सासू मां के गहने नहीं लेने, अगर सासू मां बनो तो बहू के गहने नहीं लेने। ज्यादातर झगड़े इसी कारण से होते हैं। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद वो पसीज गई है और कंगन के रुपए दे देगी। पसीज जाना, भावुक हो जाना। एक क्षण उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वो उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थी तो वो क्यों इनकार करती, मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। सीधा दाव खेल लिया, रुपए नहीं हो तो क्या करने दो, रहने दो, और अम्मा जी भी दिखावा करेगी। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, और तुम कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती, मैं तो क्या करूं। रमा नाम और ये रिंग इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछ आओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब। रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 रुपए के थे। ये चाल होती है सामान बेचने वालों की। घर पे किसी प्रकार का सामान बेचने आते पहले तो चीज पसंद कर लेते, पसंद करने के बाद भाव दुगने कर देते। आप नहीं तो कभी मेले में जाना छोटे भाई के साथ या चाचा हो तो भतीजे के साथ, खिलौने की गाड़ी वाला लग जाएगा, बच्चे को दे भी देगा, लेकिन जब दाम पूछेंगे तो दुगने तिगुने दुगने तिगुने। अपने बीच दुविधा की स्थिति हो जाएगी। वापस दे तो बच्चा रोएगा, वापस दे तो बच्चा क्या करेगा,
रोएगा, अगर ले ले तो दाम ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति उनके साथ भी हो रही है। और रिंग 150 के कंगन कितने रुपए का? 700 रुपए का। 700 उसमें बेचारे हार बना लिया, लेकिन एक कंगन तो कितने रुपए का है? 700 रुपए का। और रिंग कितने रुपए की है? 150 रुपए की, 150 रुपए। वास्तविकता से कहीं ज्यादा बता रहा है। अब दुविधा की स्थिति, उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछतावा, रिंग कहते हैं अंगूठी कहते। पछतावे के पहले दाम क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों के घर में जाने की नौबत ही क्यों आती है। अब उस बेइज्जती हो रही है कि घर से वापस आऊं तो भी गरिमा, घर का मान सम्मान घटे, नहीं तो भी घटे, तो जाके समझदार बनना पड़ती है। इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती, फेरते हुए शर्म आती थी। ये चीजें आपको कहने से मतलब ये कि ऐसी दुविधा की स्थिति के अंदर नहीं फंसे। घर पे किसी प्रकार का आए वो लालच दबाव दे, किसी भी ऊंचे पद पर हो, बहुत से लोग आएंगे, पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद आपके पास बहुत से लोग आएंगे, आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन अपना जैसी स्थिति है वस्तुस्थिति के अनुसार ही चीजें खरीदें। ये प्रेमचंद जी कहता है दुविधा के अंदर नहीं फंसे, इसलिए साहित्य कार्य करवाया जाता है। ऐसी दुविधा के अंदर नहीं फंसे। महिला को हकीकत बता दे कितनी आमदनी होती है, गहने किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखें। अगर भावना कल्पना मन के अंदर बात रहती है तो उसको छोड़े। और वास्तव में इसलिए वो गहनों से इतने लगाव नहीं मिलना चाहिए। जिंदगी में सुकून होना चाहिए, शांति संतोष, वही परम सुख है। बाकी बात तो आपसे बढ़ती जाती है। एक कहानी आपको बीच में सुना देता हूँ। एक दोपहर के समय कोई आदमी फूल खरीदने के लिए गया। उसको दोपहर के समय भगवान की पूजा, 3 समय करते हैं, दोपहर के समय भगवान की पूजा अर्चना करनी थी। दोपहर के समय गया तो दुकान वाला खाना वाना खा के रेडी लगाते थैला, खाना खा के आराम से लेट रखा था। कहाँ पे? अपने फूलों की टोकरी के पास। सेठ साहूकार आके बुला के, भाई साहब आप फूलों की दुकान है तो आवाज क्यों नहीं लगाते गए, माल अपना बेचते क्यों नहीं? वो कह रहा है आवाज लगाने से क्या होगा, वो बोल रहा है ज्यादा ग्राहक आएंगे। क्या होगा? ज्यादा ग्राहक आएंगे। आपसे एक दुकान से आपकी क्या हो जाएगी? 2 दुकान हो जाएगी। वो जो फूल बेचने वाला वापस पूछ रहा है 2 दुकान होने से क्या हो जाएगा कि आपकी ग्राहकी बहुत बढ़ जाएगी, उससे आप शोरूम खोल देंगे। फिर बोलता शोरूम खोलने से क्या होगा, तो क्या आप आराम से संतोष से बैठ सकते हो, नौकर चाकर हो जाएंगे, आपके बहुत सा माल बिकेगा और आप आराम से बैठ के रह सकते हैं, सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। वही फूल वाला वापस आदमी फूल लेने के लिए आया था, उसको कहता है कि मैं सुकून की नींद सो ही रहा था। सुकून की नींद तो क्या कर रहा था? सो ही रहा था। दोपहर में आपने उठाया। आखिर बड़ा बढ़ने के बाद महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहती है, कभी महत्वाकांक्षाएं समाप्त नहीं होती। और जीवन का यही उद्देश्य है कि आप कितने सारे रुपए जोड़ लेंगे, आराम से रहेंगे। पहले कहते हैं कि आप थोड़े बड़े हो जाओ, आराम से रहेंगे। मौज शौक की उम्र, खाने पीने की उम्र, जब छोटे थे जो खा लिया, झगड़ा नहीं मिला तो झगड़ा करके ले लिया, कहीं से ले लिया। बड़े होने के बाद ये कहते हैं कि थोड़े पढ़ लो, बाद में आराम है, शादी हो जाएगी बाद में आराम है। जब दिशा उल्टी होती है तो होती है शादी, दिशा उल्टी होती है तो क्या होती है? शादी। ये नहीं कहता कि शादी करो बिना शादी, दिशा क्या होती है? उल्टी। शादी करने के बाद कहेंगे अच्छे दिन आने, वो नहीं, उसके बाद अपन 84 के चक्कर में फंस जाते हैं। महीने का लाया पैसा खर्चा हो गया, लाया रातों रात क्या हो गया? खर्चा। महत्वाकांक्षा बढ़ती रहती है। पापा लाओ खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े लाओ, श्रीमती जी आ जाएगी पीछे, लाओ गहने लाओ, आदमी घर चक्कर घूमता ही रहेगा। लेकिन इससे अच्छी स्थिति जैसी वास्तविकता है उसी के अनुसार जिए, इसी प्रकार के दिखावा में नहीं आए, ना किसी प्रकार का कर्जा ले। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि अपन समय के साथ वास्तविक जीवन जी सकते हैं, सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। आगे देखिए, रमा ने पार आकर दलाल से पूछ लिया है, फेरते हुए शर्म आती है मगर कुछ फेरना तो पड़ेगा, इतना बड़ा बोझ वो सिर पर ले नहीं सकता था। दलाल से बोला बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आका था। जैसे स्थितियां होती उसमें शर्माना नहीं, केवल जिंदगी भर भुगतना पड़े, कर्ज चुकाना पड़े, अच्छा है तत्काल वो चीज दे दे। साहित्य के अंदर शामिल करने का आपके पोर्शन के अंदर भी आप भी दुकान के अंदर जाए, चीजों के मोह में नहीं फंसे, वस्तुओं के मोह में नहीं फंसे। जितने आपके पास रुपए हैं उसके भाव पहले तय कर दिए जाए और उसके बाद ही किसी प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी करें। दुकानदार वाला हर तरीके से लालच से कहेगा, चाय वाय पिलाएगा, बड़ी खातिरदारी करेगा कि आपके तो हमारे मेहमान हो, कौन सी अच्छी चीज देने वाले हैं, आपसे ज्यादा लेने वाले नहीं है। इस प्रकार के जाल साजों के अंदर, बाजार रूपों के अंदर, दिखावे के अंदर
नई प्रोसेस जिसकी जरूरत है मन के अंदर तय करके जाए दूसरी चीज को खरीदे। दलाल का नाम चरणदास था। बीच के अंदर एक पात्र आएगा। दलाल कौन है? दलाल एजेंट। क्या लेकर आया था एजेंट? गहने लेके आया था। उस एजेंट का नाम क्या है भाई? उपन्यास पढ़ा है तो अपने को पात्र भी याद होने चाहिए। पात्र किसको कहते हैं? उपन्यास के पात्र जो व्यक्ति उपन्यास में भाग लेते हैं, इनका नाम हो गया था। इसका नायक कौन माना जाएगा? नायिका कौन? रमानाथ के पिता का नाम? जालपा के पिता का नाम? इसकी माता का नाम? रामेश्वरी। इसकी माता का नाम? फिर जालपा की सही है कितनी? राधा, बासंती और राधा, बासंती, इसके रमानाथ के 2 भाई और थे। कितने भाई और थे? 2 भाई। रमानाथ ने नौकरी के लिए किसके पास गया? रमेश बाबू के पास। रमेश बाबू क्या सच्चरित्र था? ये भी ईमानदार रहने वाला व्यक्ति था। और ये महिला अब सुनप्रिय थी, दोनों ही मां की और रामेश्वरी। उसके बाद अभी नया पात्र कौन आया? दलाल कौन है? दलाल जो गहने लेके आया एजेंट, नाम क्या उसका? चरणदास। वही कंगन के 700 रुपए, रिंग के कितने रुपए कर रहा है? ठीक है, अब देखो आगे। मैंने तो 300-400 के भीतर यहाँ का था। दलाल का नाम चरणदास था। दलाल का नाम क्या था? चरणदास। बोला दाम में एक कौड़ी फर्क आ जाए तो सरकार मुंह दिखाऊं। ये दुकानदारों की आदत होती है। भाव के अंदर 1 रुपए की फर्क आ जाए तो मेरे को कहना, दोबारा मेरे पे टिक मत चढ़ना, झूठ मार देना, कई प्रकार के कहते हैं। लेकिन ये चीज याद रखना, और भी लोग कहते हैं स्टाम्प पे लिखवा लो। जो फर्जी होते, गलत होते, वही कहते हैं स्टाम्प पे लिखवा लो। क्यों भाई स्टाम्प पे लिखवाने की बात आती कहां है भाई? सही बात है, सत्य बात है, स्टाम्प पे लिखवाने की जरूरत रहती क्या? जहां शक होता है, संदेह होता है, वही लोग कहते हैं क्या कर लो, स्टाम्प पे लिखवा लो। झूठ का पहला तरीका यही बोलेगा। जीवन के अंदर कहीं भी चले जाए, 2 लोग कहते हैं कि स्टाम्प पे लिख दो, ये काम हो जाएगा। इसका मतलब उनको शक, ये डाउट, ये काम होगा नहीं, इसलिए किस पे लिखवा रहे हैं? स्टाम्प पे लिखवा। स्टाम्प पे लिखवाने से कौन सा काम हो जाएगा? कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो। कुछ कोर्ट पे कचहरियों के फैसले भी तब आते हैं जब व्यक्ति की मौत हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं पैसे दे दूंगा, नहीं दूंगा तो खाली चेक ले लो। खाली क्या ले लो? अब खाली चेक क्लियर होने वाला नहीं। मामला चलेगा पुलिस में, पुलिस से जाएगा कोर्ट में, कोर्ट से उसको वापस नोटिस आएगा, नोटिस में 2-3 बार घर पे मिलेगा नहीं। पैसे नहीं देने का पहला तरीका या तो वो कहेगा स्टाम्प पे लिखवा लो। क्या लिखवा लो? स्टाम्प पे लिखवा लो। या कहेगा चेक ले लो, 4 महीने का एडवांस क्या ले लो। अपना चेक बैंक में लगाएंगे, बैंक में लगवाने के बाद चेक बाउंस हो जाता है, दूसरी बार लगेंगे, दूसरी बार बाउंस हो जाता है, फिर वकील के पास जाता है, ऐसा करके 2 साल निकल जाते हैं। पैसे नहीं देने के ये बहाने होते हैं। और वो दलाल क्या कह रहा है अभी कि रुपए में भी 1 रुपए फर्क आने वाला नहीं है। आगे देखिए, तो जूते मारने का कह रहा है या मुंह दिखाने का नहीं कह रहा, इसलिए उसके भाव में अंतर है। जो चीज सत्य होती है, सत्य को कोई गवाह की जरूरत होती है क्या? नहीं होती। अब आगे देखिए, बोला दाम में 1 कौड़ी का फर्क पड़ जाए तो मुंह न दिखाओ। धनीराम की कोठी का माल है, आप चलकर पूछ ले, दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी, आपकी मर्जी हो तो दीजिए या ना दीजिए। ये घर में सबसे ज्यादा हो जाता है कि घर के लेके आके आप नहीं ले तो भी बेइज्जती हो, ले तो भी बेइज्जती, लेकिन अगर ले तो समस्या ज्यादा हो जाती है। जमानत तो भाई इन दोनों के चीजों में तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास ऐसी बात न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है, 2 महीने भी मान चल जाए तो इससे दोनों हाथ आप आए जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा? ये सब रईसों की पसंद की चीजें, गवाह लोग इसकी कदर क्यों जाने। अब उसको देने भी है, बेचनी भी चीजें। रमानाथ 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास रुपए का मुंह न देखिए बाबूजी, जब बाबूजी पहन कर बैठेगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर हो जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जान का बहनों का ये मूल्य चुनकर आप ही बिछड़ जाएगी। दलाल से बातचीत न की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा, बोला आपके इस कंगन का क्या दाम सोचा था माँ जी? माँ को बोल रहा है
रामेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ न बनना चाहती थी। जड़ों चीजों में नाप तोल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय जाए वही ठीक है। जड़ों चीजें बड़ी हुई चीजें। अच्छा तुम बताओ जालपा इस कंगन का कितना दाम मांगते हो? जालपा 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहता था, मगर 600 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर होता है और संभव है चरणदास इतने पर ही राजी हो जाए। कुछ जेब कर कच्चे नगीने नहीं है, इसी तरह का बहाना चाहता है कि कैंसिल हो जाए, झंझट छूटे। नगीने कच्चे नहीं है, ऊपर जड़े हुए नगीने। जालपा कुछ भी हो 600 से ज्यादा का नहीं। रमानाथ और रिंग का अधिक से अधिक 100 रुपए फर्क रहता है, 50 रुपए 100 रुपए 150 रुपए का। रमानाथ यहाँ भी चूंकि 150 मांगता है। कितने मांगता है? जालपा जट्टू है, कोई हमें इन दामों में लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा उससे छिपी न थी, फिर भी वो 700 रुपए की चीजों के लिए मुंह खोल बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था वो कि दलाल 600 पर राजी न हो। बोला वो 850 से कौड़ी कम न लेगा। यानी बात किसी तरह से पीछा कैसे छुड़वाए। 850 रुपए की बात है। जालपा कितने रुपए तक देने के लिए राजी हो रही है? 600 रुपए। रमानाथ कह रहा है कि बात कैंसिल हो जाए तो बन जाए, 600 रुपए पीछा छूट जाए। जालपा तो लौटा दो। रमानाथ मुझे तो लौटाने शर्म आती है। अम्मा जरा आप ही दालान कहते बराम देखो। चलकर कह दे हम 700 से ज्यादा नहीं देना है, देना हो तो दे दो, नहीं चले जाओ। रामेश्वर हारे क्यों नहीं इस दलाल से बात करने जाओ। जालपा तुम्हें क्या नहीं कह देते, इनसे तो कोई शर्म की बात नहीं। जालपा किसको कहते? हीरोइन अपने पति को कहते आप जाके कह दो। रमानाथ मुझसे साफ जवाब न देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना बड़े आदमी है, रईस है, राजा है, आपके लिए 150 क्या चीज है, मैं इसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा अच्छा मैं ही कह देती हूँ। इसको कहने जाएगी वो एजेंट को, दलाल को। वाह फिर तो सब काम बन ही गया। रमा पीछे दुबक गया, चुप गया। यानी रमा का चरित्र है, खुल के मुंह पर बात नहीं कर सकता। जालपा दलाल में आकर बोली जरा यहाँ आना। आना जी वो शराब लूटने आए हो माल बेचने आए हो? जाके बोल देती नहीं का लूटने आए हो माल बेचने आए हो, इधर आना देगा जी। चरणदास बरामदा से उनके द्वार पर आया, बोला कि आपको सरकार जालपा माल बेचने आते हो जटने ठगने के लिए 700 रुपए कंगन के मांगते हो। चरणदास 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। वो कहता है 700 रुपए तो कारीगरी लगी, सुना गढ़ाई लग गई, सोना तो भी अलग ही है। क्यों? क्योंकि वो तो चालाक था। जालपा अच्छा जो उस रात 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? चरणदास बोलता बहू जी आप तो अंधेर करती हो, कहाँ 800 और कहाँ 700। जालपा तुम्हारी खुशी अपनी चीज ले जाओ। चरणदास इतने बड़े दरबार में आकर चीज बता ले जाऊं, आप भावनात्मक दबाव खेल रहे हैं। 10-5 रुपए की बात होगी तो आपकी जबान में देता, आपसे झूठे नहीं कहता। बहू जी इन चीजों पर पैसा रुपया नफा है, 1-2 रुपया नफा मिलने वाला है। 1 पैसे, इसी 1 पैसे में दुकान का भाड़ा भट्टा खाता दस्तूरी दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझ कर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाए, सवेरे सवेरे लौटना नहीं पड़े। सुबह सुबह बोलने के बाद भावना तो दबाव खेलता होगी। कौन खेल रहा है? चरणदास। जालपा कह दिए भाई 700। कितने रुपए देगा? 700 रुपए कह दिया भाई। चरण ने ऐसा मुंह बनाया मानो वो किसी धर्म संकट में पड़ गए। फिर बोला सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते। रुपए कब मिलेंगे? 700 में राजी हो गया। 700 रुपए वो भी कब मिलेंगे? 850 की चीज कितने में दे रहा है? 700 800 850 150 रुपए तोड़ दिया। क्योंकि उसको तो चीज बेचनी है। घर पर कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, सुबह सुबह आ जाता है। पहली नजर में मना कर दो। पहली नजर में क्या कर दो? मना कर दो, हमारे को चीज लेनी ही नहीं है। बोल भाव किया, देखा दिखाया। आप ऐसे परिवेश से होता ही नहीं होता। घर पे बेचने के लिए कोई सामान आता है, या तो दरिया बेचने आता है, कंबल बेचने आता है, या कुछ अलग चीजें तिरपाल बेचने में आ जाता है। कभी कभी कहने वाले लोग सुना दिए जाते हैं, घोड़े बेचना, कई प्रकार की चीजें बेचने आते हैं। उनका टारगेट ये होता है कि चीज बिक जाए। तिगुड़े भाव करते हो। 100 रुपए की चीज की कितने रुपए करेंगे? 300 रुपए करेंगे। 200 देगा, 150 देकर भी चला जाएगा, उसका नुकसान थोड़ा ही क्या। इसी प्रकार अपने को चीज अपने बजट के हिसाब से अगर नहीं लेनी है तो डायरेक्ट उसको क्या करते हैं?
मना ही कर दे, नहीं तो आखिर एक बार उसको मुंह लगा लिया किसी भी दुकानदार व्यापारी को तो गले पड़ी जाएगी चीजें। प्रेमचंद जी कहता है इस प्रकार की चीजें हमारे परिदृश्य में ऐसा ही थे कि आसपास की जगह में देखने को मिल जाती है, उसको सीधा स्पष्ट तौर से मना कर दे मेरे को नहीं चाहिए, आप अगली व्यवस्था देख लो। जालपा जल्दी मिल जाएंगे। जालपा अंदर आकर जाकर बोली आखिर दिया कि नहीं, 700 में 150 उड़ाई लिए जाते हैं, मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों न कहा। ये लोग इस तरह घरानों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ देते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने ऐसा कुछ रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया, जो कर्जा था उस पर लद ही गया। किसके ऊपर कर्जा? रमानाथ के ऊपर। पहले वाले दुकान के बाहर बाहर लिखे हैं तो उसके गहने रुपए बाकी 700 रुपए ये भी चिपके। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में खड़ा रहा। हीरोइन तो खुश हो गई, हीरोइन तो खुश हो गई नायिका। उसको खुशी का कारण क्या है? गहने मिल गए। उसकी खुशी का कारण क्या है? गहने मिल गए। लेकिन ये रमानाथ सिर झुकाए क्यों बैठा भाई? बोलो, अपने जवाब दो। रमानाथ सिर झुकाए क्यों बैठा? जालपा तो खुशी से अपने ऊपर वाले कमरे में गहने लेके चली गई, लेकिन यहाँ पर रमानाथ सिर झुकाकर उसी बरामदे में क्यों बैठा है? क्योंकि कर्जा चुकाना किसको है? रमानाथ को। कर्ज के कारण सिर के ऊपर पड़ गया, इसके कारण उसका सिर क्या हो रहा है? झुक रहा है। जालपन ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकराना नहीं दिया? क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं नहीं लूंगी? क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहां से लाएंगे? असल में गलती मेरी है, मुझे दलाल को बरामदे से पुरस्कार देना चाहिए। परेशानी भुगतने के बाद इसको वास्तविकता समझ में आती है, जो चीज नहीं लेनी है उसको वहीं से मना कर देना चाहिए। तो आपके भी जीवन में ऐसी बातें अपनाने का कह रहे हैं प्रेमचंद, जो चीज नहीं लेनी उसको वहीं से क्या कर दें? मना कर दें। लेकिन उसने मन को समझाया ये अपने पापों का प्रायश्चित है, फिर आदमी इसलिए तो कमाता है, रोटियों के लाल थोड़े थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईना के सामने खड़े कानों में रिंग पहन रही थी। ये लड़कियों की आदत होती है, ज्यादातर समय श्रृंगार और काज के साथ नहीं जाता है। सर ऐसे क्यों बोल दिया? ये स्वाभाविक आदत होती है। उसे देखते ही बोली आज किसी अच्छे का मुंह देखकर रोटी दी, दो चीजें मुफ्त हाथ आ गई। आज कहते हैं मुंह अच्छा देखा किसी का, दो चीजें मुफ्त में हाथ आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा मुफ्त क्यों? रुपए न देने पड़ेंगे? जालपा रुपए तो अम्मा जी देगी। रुपए तो कौन देगी? अम्मा जी, माता, सासू माँ। रमानाथ क्या कुछ कहती थी? जालपा उन्होंने मुझे भेंट दिए और रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोले पर मुस्कुरा कर कहा ये समझकर तुमने ये चीजें ले ली, अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती। गहने चोरी हो गए थे, क्या उनको पास रुपए ना थे? उसी वक्त दे देती, माँ देती तो गहने चोरी हो गए थे। चोर करने वाले कौन? पूरे प्लानिंग तीनों मिले हुए थे। जालपा असमंजस से पढ़कर बोली तो मुझे क्या मालूम था, जब भी लौटा दो, अब भी लौटा सकते हो, ये क्या देना उसके लिए, जिसके लिए दिया था उसे पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने तुरंत कानों में रिंग निकाल ली, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर संदूक के अंदर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वो चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती, हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाइयां उड़ गई, चेहरे का रंग उड़ गया। इसके जालपा के, क्योंकि उसको आभूषण दे दी थी। क्यों वो रमा की बात देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठा देती? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता था वो कहां था? उसकी दशा ठीक उस माता किसी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही थी। वो व्यवस्था भाई कातरता भाई ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रहे थे। कहने दे तो दिए, बढ़ा तो दिए, लेकिन मुख पर निराशा थी। रमा उसके हाथों से केसों को ले सके इतना बड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाते सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए देना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ स्वयं मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था। उसने जालपा का दिल टूट जाए, यानी सब कुछ मंजूर कर लेता, बेइज्जती हो जाता, लेकिन जालपा का दिल टूट जाए ऐसा काम वो नहीं करना चाहता था। अपने को अभागित समझने लगी। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात को विरुद्ध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुरा कर कहा रहने दो, ले लिया है। प्रेम और परिस्थितियां दोनों के बीच संघर्ष है, लेकिन जीतता कौन है? प्रेम जीतता है, परिस्थितियां? उसने मुस्कुरा कर कहा रहने दो, ले लिया तो क्यों लौटाई? रमा जी भी हंसेगी। जालपा ने बनावटी कांपते कंठ से कहा अपनी चादर देख कर ही पांव फैलाने चाहिए। अपनी चादर देख कर क्या करना चाहिए?
काम फैलाना चाहिए, अपनी हैसियत के अनुसार काम करना चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए का ईश्वर मान लिया और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच से पढ़कर अपने जीवन के सुख शांति का कैसे होम कर देते हैं, ये मैं यदि समझाना चाह रहे। थोड़े से मोह के अंदर अपने जीवन की सुख शांति कैसे उसको होम कर देते, समाप्त कर देते। अगर जाल का मोह के धोखे में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर जाते। सर्वनाश, सब कुछ डूब गया। पहले भी कर्ज था, कर्ज के कारण गहने चोरी किए, दोबारा भी कर्ज किसके कारण हो रहा है? गहनों के कारण। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ी सी क्षणिक आवेश में आकर किसी प्रकार का निर्णय न ले। जीवन के अंदर भी होता है प्रेम मोह, क्षणिक आवेश में आकर किसी प्रकार का निर्णय न ले, बाद में अपने को सर्वनाश झेलने को मजबूर न होना पड़े। 11 बज गए थे, यात्रा के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दागिरिया करके लौट रहा हो। ऐसे जा रहा था जैसे मेरे दिमाग क्या कर रहा हो, दागिरिया से दूसरा करके लौट रहा हो, मुंह उदास लटकाए हुए। बाकी का कल देखेंगे।